नमस्ते दोस्तों, आर्को गुरी द कलेक्टर पॉपअप पर आए और हम करने जा रहे हैं डबल अनबॉक्सिंग। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि रुरोनी केंशिन आ रहा है डार्कोवर्स चैनल पर। और जैसा कि वादा किया था, मैं आपके लिए एक नई कंपनी की कुछ फिगरें लेकर आया हूं। वो अब पर आए। इसका नाम कहना आसान है और सुनने में अच्छा लगता है। मैंने कुछ फिगरें खरीदनी शुरू कर दी, सोचा अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने इस सीरीज की फिगरें इकट्ठा कर ली हैं, लेकिन मेरी कलेक्शन में एक खुली नहीं है। पॉप अप पराय कंपनी के एपिक पुराने एनिमे से शुरुआत करते हैं। वो रुरोनी केंशिन जिसमें एक भटकता तलवारबाज केंशिन, उसका आखिरी दुश्मन मकोटो। डबल अनबॉक्सिंग करते हैं इस मेगा कंपनी की। हमें बॉक्स की रिव्यू करनी है ताकि बाद में आपको कोई धोखा न मिले और आप फिगर डिटेल देखें। अनबॉक्सिंग केंशिन से शुरू करूंगा। केंशिन हिमुरा। मैंने इन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। मेरे पास रुरोनी केंशिन के हैं और कहीं कहीं यूगियो के भी कुछ किरदार हैं। बिल्कुल डेमन स्लेयर के भी हैं और कोनोसुबा के भी। सच कहूं तो ये फिगरें वाकई शानदार हैं, लेकिन ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी का नाम पॉप पॉपरी है और इसका स्माइली फेस सिंबल है। याद है, फॉरेस्ट गंप में भी स्माइली फेस था। विवरण दिया गया है, लेकिन कंपनी के विवरण को देखते हैं। हमारे पास गुड स्माइल कंपनी भी है, जिससे यह साझेदारी है। अधिकार किसके पास हैं? गुजमैन के पास अधिकार हैं या पॉप अप पाराई के पास? पॉप अप पाराई नया फुंको बनेगा, जिसके पास कई कंपनियां और सीरीज होंगी ताकि वे फिगरें बनाएं। इस पर ध्यान देना क्योंकि आगे हम अनबॉक्सिंग करेंगे देखने के लिए। लेकिन शुरू में हम बाईं और फिर से पॉप अप पाराई का नाम देखते हैं और पीछे लाल रंग है, जैसे केंशिन के बालों का रंग। और यहां नाम है। ऊपर की तरफ साधारण है, इसमें कुछ नहीं। और नीचे की तरफ सिर्फ एक बारकोड है। तो हमें यह पहचानना होगा कि यहां फिर से गोमाइल कंपनी का नाम दिया गया है। और डिब्बा अच्छी तरह बंद आता है, प्लास्टिक सख्त है और यह आपकी फिगर को सुरक्षा देता है। यह टुकड़ा कितनी अच्छी तरह लपेटा गया है क्योंकि पेंटिंग के लिए प्लास्टिक होता है। लेकिन मुझे रुरोन और केंशिन को निकालने दो, फिगर का विश्लेषण कर सकूं। और अब हमारे पास यह रुरोनी केंशिन या केंशिन हिमुरा की फिगर है और सच कहूं तो यह शानदार दिख रही है। सिर्फ आकार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह काफी हद तक वैपरेटो की स्टैंडर्ड फिगर्स के आकार जैसी है और सच में इसमें काफी अच्छा डिटेलिंग है। हमारी फिगर के साथ क्या आता है? शुरुआत में हिमुरा केंशिन लाल बालों के साथ आता है और उसके बाल लंबे हैं। बालों का हिस्सा बाल अच्छे से दिख रहे हैं। जब वह दौड़ रहा है, पोनीटेल देख सकते हैं, काले रबर बैंड से बंधी है। बालों की डिटेलिंग, लहरें, कंट्रास्ट बनता है, वह जबरदस्त है। आंखों का क्लोजअप लें तो देख सकते हैं कि आंखों में नीला रंग डाला गया है, वह गहरा है। गाल पर निशान है, वह खास पहचान है। असल में सीरीज में खास एपिसोड है जिसमें कोई उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन उसके चेहरे पर क्रॉस के आकार में निशान था और वह केंशिन या भटकते तलवारबाज का नाम इस्तेमाल कर रहा था ताकि उस गांव में लोगों की सुरक्षा कर सके। जब केन हिंजिमुरा को पता चलता है कि वह कुछ नहीं करता, लेकिन याद रखें कि वह काफी ताकतवर था और उसकी लड़ाइयां शानदार थीं। आगे जो है वह सब कुछ है जो उसने ऊपर की तरफ पहना है। हाँ, यह हिस्सा जो पूरा लाल रंग में है, लेकिन यह काफी दिलचस्प है। देखो तो सही, काले और लाल के शेड्स में कितना अच्छा मेल है। पूरा पहनावा सच में शानदार है और उसका बायां हाथ यहाँ अंदर छुपा हुआ है। अगर आप नीचे की तरफ ध्यान दें तो मोड़ दिखाई देता है। दिखता क्यों? हाथ बाहर निकला है और उसमें अच्छी डिटेलिंग है। यहाँ उभार दिखता है और हाथ वहीं से बाहर आ रहा है। अगर आप यहाँ शर्ट के हिस्से को देखें तो कलाई दिखती है और दूसरी तरफ यहाँ सिर्फ केंशिन का हाथ है। यहाँ अंदरूनी हिस्से को अलग दिखाने के लिए एक रंग दिया गया है और हाथ खुला हुआ है। हाथ में डिपेस नहीं है, कोई गहराई नजर नहीं आती, साधारण है। एक रंग है, तलवार, बेस और मूर्ति साथ आया था, तो इसे जोड़ना काफी आसान था। इसके बाद आता है केंशिन की लंबी पैंट, जिसमें भी इस सफेद रंग और गहरे, बहुत गहरे साये के बीच काफी अच्छा मेल दिखता है। यह आगे और पीछे दोनों तरफ नजर आता है। देखिए कैसे यहाँ काला रंग है और फिर वह ग्रे में बदलता है और कुछ हिस्सों में पीछे हल्का सफेद रंग भी आ जाता है। आगे की तरफ कोई अतिरिक्त डिजाइन नहीं है, बस यहाँ इस डोरी से उसकी पैंट बंधी हुई है। और अब हम खत्म करते हैं उसके चली कहीं। यहाँ लाल रंग के मोजे और यहाँ पारंपरिक जापानी जूते जो भूरे रंग के हैं। यहाँ अभी हम तुलना के लिए SEGA की उन फिगर्स में से एक रखते हैं जिसका हमने अनबॉक्सिंग किया था। यहाँ भी पैरों के डिटेलिंग का स्तर थोड़ा और अच्छा हो सकता था, क्योंकि जिस सेनेजू की हमने अनबॉक्सिंग की थी उसमें मोजे में हर एक उंगली साफ दिख रही थी। लेकिन सच कहें तो पॉप अप परेड की इन फिगर्स में डिटेलिंग में कोई कमी नहीं है। तलवार भी काफी अच्छी है। यहाँ सब कुछ चलिए कहें, जहाँ तलवार रखी जाती है वह लाल है, मतलब एक तरह का लकड़ी जैसा लाल रंग है और सिर्फ पकड़ने वाली जगह काली है। यहाँ एक सफेद रंग का रिबन है और यही मेरी पूरी मूर्ति को पूरा करता है। यहाँ लाल रंग की बेस के साथ कंपनी का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ मेड इन चाइना लिखा है। कुछ चीनी अक्षर भी हैं, लेकिन न तो पॉप अप परेड का नाम है और न ही गुड स्माइल कंपनी का। हमने देखा है कि वैन प्रेस्टो की मूर्ति पर वैन प्रेस्टो लिखा होता है, लेकिन यहाँ बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ जो फिगर है वह एकदम परफेक्ट है, पेंटिंग में कोई गलती नहीं है। अब फिगर भी काफी अच्छी और आकर्षक है। चलिए देखते हैं डिटेलिंग। यहाँ रुरोनी केंशिन यानी केंशिन हिमुरा का क्लोजअप डार्करी चैनल पर। अब वक्त है मकोटो शिशियो के बारे में बात करने का, जो केंशिन हिमुरा के मुख्य दुश्मनों में से एक है और जिसने एनिमे में तख्तापलट करने की कोशिश की थी। दोनों के बीच एनिमे के आखिर में एक जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार हमारा हीरो केंशिन जीत जाता है। लेकिन अभी हम बॉक्स के बारे में बात करेंगे। एनिमे में गहराई से जाने का समय नहीं है, उसके लिए हम एक खास वीडियो बना सकते हैं जिसमें रुरोनी केंशिन सैमुराई एक्स या दुनिया भर में इसे जो भी नाम दिया गया उस पर चर्चा करें।
यहाँ मकोटो शिशियो की बात करें तो हमारे पास पॉप अप परेड कंपनी की फिगर है। यहाँ फिर से गुड स्माइल कंपनी की ही फिगर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सामने भी कंपनी का नाम है और पीछे भी। यहाँ यह भी लिखा है कि यह फिगर 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। खासकर क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं जिन्हें निगल लिया जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यह भी लिखा है कि औसतन फिगर की ऊंचाई 15 से 18 सेंटीमीटर के बीच है, तो अच्छा साइज है। लिखा है कि कीमत भी काफी अच्छी है, और सच कहूं तो मैं भी मानता हूं दाम के हिसाब से ये वाकई किफायती हैं और बहुत सारी फिगर आने वाली हैं। मतलब कई सारे रिलीज होंगे, बहुत सारी फिगर हमें देखने को मिलेंगी। और मैं भी मानता हूं, मैंने देखा कि मार्केट पॉप अप परेड से भर गया है, तो मैंने सोचा अब वक्त है कि डार्कोबरी चैनल पर पॉप अप परेड लाया जाए। अब चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। मकोटो शिशियो को निकालता हूं, फिगर की डिटेलिंग देखते हैं और देखते हैं क्या ये फिगर भी केंशिन की तरह हमें इम्प्रेस करती है या नहीं। बने रहिए, चलिए देखते हैं मकोटो शिशियो को डार्कबरी चैनल पर। यहाँ हमारे पास मकोटो शिशियो है, अनबॉक्सिंग करके तैयार। अब इसमें दो ही हिस्से हैं, मकोटो और उसकी बेस। बेस में कंट्रास्ट है। यह ट्रांसलूसेंट पारदर्शी गहरा नीला रंग है जो शानदार है। लेकिन केंशिन के साथ क्या था? उसकी बॉक्स और बेस दोनों लाल थी। यहां शिशियो, अगर आपको याद, उसकी बॉक्स बैंगनी थी, बेस नीली। शिशियो के पूरे कपड़ों के साथ यह बेस बहुत ही मेल खाती है। सच कहूं तो यह एक ऐसा किरदार है जो न सिर्फ अपनी गैंग के साथ बल्कि असल जिंदगी में भी जल चुका है। उसका पूरा शरीर जला हुआ है, इसलिए वह पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ है और उन पट्टियों के बीच से उसके बाल के टुकड़े बाहर निकलते हैं। मुझे जो बात बहुत पसंद आई वह यह है कि अगर आप यहाँ खोपड़ी का हिस्सा देखें तो वह पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ दिखता है, जो वाकई कमाल का है। पट्टी यहाँ से गिरती हुई पूरी इस हिस्से तक जाती है और यह पट्टी का टुकड़ा भी बाहर निकला हुआ है। यहाँ तक कि यह छोटा सा हिस्सा भी दिखता है जो घिसा पिटा और कटा हुआ लगता है। लेकिन इसे संभाल कर चलाएं, क्योंकि यह एक ही टुकड़ा है, लेकिन लंबाई के कारण टूट सकता है। और जो तलवार वह पकड़े हुए है वह इस हिस्से में अलग नहीं होती। देखिए इसे कैसे घुमा सकते हैं। इसे ज्यादा न घुमाएं क्योंकि यह मुड़ सकती है, लेकिन यह ऊपर नीचे नहीं होती। इसका मतलब है कि यह कभी भी शिशियो की बेल्ट को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो हम देख सकते हैं वह है पट्टी। इसका रंग सफेद है, लेकिन इसमें ग्रे की ये शेड्स भी हैं। हाथों में उसने काले रंग के दस्ताने पहने हुए हैं। आंखें छोटी दिखती हैं लेकिन लाल हैं, और वह लाल रंग बहुत गहरा है। इसके विपरीत केंशिन की तुलना में इसकी आंखें छोटी हैं। सच कहूं तो यहां पूरा पोशाक बहुत शानदार है। भले ही इसका रंग गहरा नीला है, लेकिन पूरे पोशाक में ग्रे या काले रंग की छाया दिखेगी। भूरे रंग का बेल्ट, इसमें तलवार भी है, गहरे भूरे रंग की है। इसकी बूट्स रह गई हैं। पिंडलियों की ऊंचाई पर पट्टियां हैं। ये काले रंग की बूट्स हैं। केंशिन की आखिरी लड़ाई हायाक मित्सुगी स्टाइल करता है। मकोटो उसे रोक लेता है। हितेन मित्सुगी था।
शक्तिशाली शिष्यों को हराया था। मित्सुरुगी की छुपी हुई तकनीकों के बारे में और सीखने को मिलेगा। और अब समय आ गया है कि आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपको दोनों में से कौन सी मूर्ति ज्यादा पसंद आई, केनशिन या शिश। सच कहूं तो दोनों ही काफी शानदार हैं। मुझे यह नई कंपनी पॉप अप परेड काफी पसंद आई, जो हमारे चैनल डार्क बुरी के लिए भी नई है, ताकि आप इन मूर्तियों को देख सकें और तय कर सकें कि आपको पसंद आती हैं या नहीं। सच में ये वाकई में बहुत शानदार हैं। याद रखिए कि ये मूर्तियां आर्टिकुलेटेड नहीं हैं, ये फिक्स्ड हैं और सच में ये काफी अच्छी हैं। और चूंकि मुझे ये पसंद आई और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने काफी सारी खरीदी हैं, तो हम सिर्फ इसी डबल अनबॉक्सिंग पर नहीं रुकेंगे, बल्कि 2 और मूर्तियां निकालेंगे। और मैं आपको एक और एनिमे से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसे मैंने अभी तक अपने चैनल पर नहीं दिखाया है, और वो है यूगियो। पॉप अप परेड की मूर्तियों में से मैंने यूगी लाई है। जाहिर है कि यूगी यामी जो पहले ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और उसके उन कार्ड्स में से एक जिसे वह काफी इस्तेमाल करता है वह है डार्क मैजिशियन गर्ल। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बॉक्स दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें कई दिलचस्प चीजें हैं जो बदलती हैं, और जाहिर है दोनों मूर्तियों का अनबॉक्सिंग भी होगा। तो हमारे साथ डार्क बुरी चैनल पर बने रहिए, क्योंकि और भी अनबॉक्सिंग और सरप्राइज आने वाले हैं। अब सबसे पहले हम यामी युगी का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। याद रखिए ये वही एनिमे है जिसका नाम है यूगी-ओ। ये कार्ड ड्यूल्स के बारे में है, जिसमें खिलाड़ी कार्ड से मॉन्स्टर्स निकालते हैं और उनकी स्टार्स के हिसाब से इन्वोकेशन होती है। आप 4 स्टार तक के मॉन्स्टर्स को सीधे बुला सकते थे, लेकिन उसके बाद आपको अपने पास मौजूद मॉन्स्टर्स को या तो बलिदान करना पड़ता था, या ट्रैप कार्ड्स, मैजिक कार्ड्स या फील्ड कार्ड्स की मदद से और मॉन्स्टर्स निकालने होते थे। और यहाँ हमारे पास उन मुख्य किरदारों में से एक है जिसके बारे में काफी मीम्स भी बने हैं, क्योंकि जब उसके पास बस 1 लाइफ बचती थी तो अचानक वह कार्ड्स का कोई जबरदस्त कॉम्बो निकालता था और सामने वाले को चित कर देता था। हम बात कर रहे हैं फरोयामी की। यहाँ हम लाए हैं पॉप अप परेड की यह फिगर, जो सच में बेहद शानदार है। मुझे पॉप अप परेड कहना बहुत अच्छा लगता है। सच में ये काफी सिंपल और एपिक है, लेकिन जो बात मैंने तुम्हें ध्यान देने को कही थी वह यह है, देखो यहाँ अब गुड स्माइल कंपनी नहीं लिखा है, अब यहाँ मैक्स फैक्ट्री लिखा है। और यहाँ इस तरफ भी हमारे पास मैक्स फैक्ट्री है, और पीछे की तरफ देखो यहाँ भी हमारे पास मैक्स फैक्ट्री का नाम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सहयोग अब हम यूगियो के साथ ला रहे हैं, जिसमें हम एक साथ डार्क मैजिशियन गर्ल भी लाने वाले हैं, उसका रिव्यू भी हम दोनों का एक साथ करेंगे, वह मैक्स फैक्ट्री के साथ है। यहाँ युगी के पास वह एक्सेसरी है जो पिरामिड थी, जो उसके गले में लटकती थी, और यहाँ एक छोटी सी कार्ड भी है। अभी हम जानेंगे कि वह कौन सी कार्ड है। उम्मीद है कि वह डार्क मैजिशियन गर्ल की कार्ड हो, ताकि मॉन्स्टर की समनिंग से मेल खाए। और यहाँ डार्क मैजिशियन गर्ल के साथ हम देख सकते हैं कि उसके पास सिर्फ एक अतिरिक्त सेप्टर है, और यहाँ भी पीछे की तरफ मैक्स फैक्ट्री का नाम है। जाहिर है कि स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशें दी गई हैं कि यह 15 साल से ऊपर के लिए है, और यहाँ भी मैक्स फैक्ट्री और पॉप परेड का नाम है। तो मुझे दोनों पीस निकालने दो। पहले मैं यामी युगी से शुरू करूंगा, फिर डार्क मैजिशियन गर्ल के साथ। तो बने रहो। दोनों पीस का काफी डिटेल्ड रिव्यू यहाँ डार्को बूटी चैनल पर आने वाला है। और अब यहाँ हमने यामी युगी का अनबॉक्सिंग कर लिया है, और अगर तुमने एनीमे देखा है तो याद होगा कि वह एक बच्चा था, और उसके फरो के आर्टिफैक्ट में अब फरो की प्राचीन आत्मा थी, जो अनगिनत समय से मॉन्स्टर्स के साथ खेलती आ रही थी। यहाँ वह युगी के शरीर में बदल जाता है और एक वयस्क युगी बन जाता है। सच में कार्टून बहुत शानदार है। मान लो कि मुझे स्क्रिप्ट के साथ थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ बेस देखो, इसमें ये बैंगनी रंग है और मुझे इसका ट्रांसलूसेंट लुक बहुत पसंद आया। और नीचे अब इसमें काफी ज्यादा चीजें जोड़ दी गई हैं। पहले सिर्फ मेड इन चाइना और कुछ डूडल्स थे जो सच में मुझे समझ नहीं आए, लेकिन अब यहाँ कोनामी भी है। अगर तुम्हें याद हो तो यूगियो के काफी सारे गेम्स हैं। कार्ड्स और शुएइशा के बारे में, जो उस टेलीविजन कंपनी का हिस्सा है जिसने पूरी एनिमेशन का काम संभाला था।
यहाँ युगी के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है और फिर से दोहराता हूँ, मुख्य किरदार को पहचानो। वह वही होगा जिसके बाल सबसे अजीब होंगे, और अजीब क्या है कि उसके बाल पहले पीले, फिर काले और फिर लाल रंग में खत्म होते हैं, और वहीं कहीं लाल रंग में कार्ड भी उड़ गई थी। तो ये एक ऐसा लुक है, कह सकते हैं थोड़ा पागलपन भरा, कि तुम्हारे बालों में 3 रंगों की स्टाइल हो, और सच में यह फिगर में बहुत बहुत शानदार दिखता है। यहाँ लाल रंग बहुत अच्छा दिख रहा है, बालों के हिस्से में काले रंग की पेंटिंग भी अच्छी है, और जो सबसे अलग दिखता है वह है एक और छोटा सा टुकड़ा जो अब पीले रंग में है। अब इस तरफ देखें तो इसका लुक थोड़ा और रॉकर जैसा है। यहाँ हाथों पर कलाई के पास ये बैंड्स हैं जिनमें नुकीले पिक लगे हुए हैं। यहाँ वह कार्ड पकड़े हुए है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो दूर से पीछे की तरफ दिख रही थी, और करीब से देखने पर ये कार्ड्स कुछ कुछ वैसे ही लगती हैं जैसे युगियों में कार्ड्स को संभाला जाता है, लेकिन सामने की तरफ इसमें कोई जटिलता नहीं है। ये काला है, बीच का हिस्सा भी काला है और नीचे का हिस्सा भी काला है। युगियों की कार्ड्स कैसी होती हैं? अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जो मेरे कलेक्शन में है। इसमें या तो उस पीस का नाम या मॉन्स्टर का नाम होता है, स्टार्स की संख्या होती है, फिर उसकी तस्वीर होती है और नीचे अटैक पावर, डिफेंस पावर और कार्ड का विवरण लिखा होता है। यह सब जाहिर है जब मॉन्स्टर कार्ड्स की बात हो रही हो। हमारे पास मैजिक कार्ड्स भी हैं, ट्रैप कार्ड्स भी हैं, कुछ टेरेन कार्ड्स भी हैं जिन्हें हम टेरेन इन्वोक कर सकते हैं। सच कहूँ तो मेरे लिए सबसे शानदार टेरेन, चाहे वो गेम में हो या असली कार्ड्स में, वो था कार्टून वर्ल्ड जो पेगासस के पास था। सच कहूँ तो कार्टून वर्ल्ड बेहद शानदार था और ये तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी के लाइफ पॉइंट्स पर सीधे हमला करने की अनुमति देता था, उन मॉन्स्टर्स को पार करते हुए जो डिफेंस में होते थे। और मेरी पसंदीदा कार्ड्स में से मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, वह थी लैबिरिंथ वॉल, क्योंकि मेरा अपने भाई के साथ मुकाबला होता था जब हम कार्ड्स खेलते थे, और उसके पास था वह ताकतवर ब्लू आइज व्हाइट ड्रैगन, जिसे अगर तुम्हें याद हो तो उसके पास ओरिजिनल 3000 लाइफ पॉइंट्स थे, लेकिन लैबिरिंथ वॉल के पास 3000 डिफेंस पॉइंट्स थे। तो जब तुम उसे फेस डाउन डिफेंस पोजीशन में रखते थे तब क्या होता था? वे बिना जाने तुम पर हमला कर देते थे और बूम, वे सीधे लैबिरिंथ की दीवार से टकरा जाते थे। कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा कार्ड कौन सा था। मेरे लिए तो लैबिरिंथ की दीवार थी और मैजिक कार्ड्स में चेंज ऑफ हार्ट। खैर चलो हमारे दोस्त यामी युगी की बात करते हैं। यहाँ ये हिस्सा अलग हो जाता है, हालांकि यह एक ही पीस में आता है, लेकिन इसे अलग किया जा सकता है ताकि तुम इसमें वह आर्टिफैक्ट डाल सको जो हमारा दोस्त यामी हमेशा अपनी गर्दन में पहनता है, क्योंकि इसके अंदर ही वह फराव की आत्मा या उसकी भावना को रखता है। फिर एनिमे में पूरी सिनेमैटिक होती थी जिससे वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता था, और यही एकमात्र चीज है जो अलग की जा सकती है। बाकी किसी के पास कार्ड का वह अटैचमेंट नहीं है, जैसा कि तुमने देखा, वह बस उंगलियों पर रखा रहता है। उसकी शर्ट काले रंग की है, उस पर कोई और डिटेल नहीं है। फिर से वही स्टाइल है, चलो कहें तो थोड़ा बाइकर या रॉकर जैसा। यहाँ कमर के पास यहाँ साफ दिखता है कि वह अपना पूरा डेक कहाँ रखता था, और उसकी बेल्ट है जिसमें पूरे बेल्ट पर नुकीले स्पाइक्स का इफेक्ट है। उसने टाइट फिटिंग की लंबी डेनिम पैंट पहनी है, और अब यहाँ सिर्फ जूते थोड़े नीले रंग के दिखते हैं और उनमें भी मेटालिक स्पाइक्स जैसा लुक है। यही सब यामी युगी के आउटफिट को पूरा करता है। यहाँ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वह यह है कि इस बेस में जूते के हिस्से में एक अजीब सी हलचल है। देखो, अगर मैं इसे एक तरफ से हल्के से दबाता हूँ तो यह दूसरी तरफ से भी हिलने लगता है, जो कि थोड़ा परेशान करने वाला है। अभी मुझे बस इस फिगर के सिर को बहुत अच्छे से सेट करना बाकी है, लेकिन इस बेस में ये जो लगातार हिलना है ये मेरी बाकी किसी भी फिगर्स में बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ हमने रुरोनी केंशिन का एक शानदार अनबॉक्सिंग किया था और ये फिगर्स तो बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। देखो कि अगर मैं इनके दोनों पैरों को एक साथ दबाऊं तो भी यह पूरी फिगर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है, और वहीं अगर मैं इस फिगर का एक पैर दबाता हूं और फिर दूसरा तो यह तुरंत ही हिलने लगता है, जो कि एक स्पष्ट अंतर है। और मुझे यह बात अच्छे से पता है, इसलिए मैंने इस फिगर के सिर को थोड़ा सा ढीला ही छोड़ा है ताकि तुम सभी दर्शक यह स्पष्ट रूप से देख सको कि यहाँ यामी युगी की यह फिगर कैसे लगातार हिलती रहती है, जो कि इसकी गुणवत्ता पर एक सवाल खड़ा करता है। चलो अब हम इस फिगर के सभी छोटे छोटे और महत्वपूर्ण डिटेल्स पर बहुत ही बारीकी से आते हैं, यही डार्कोबरी चैनल में, जहां हम हमेशा बेहतरीन कंटेंट लाते हैं। और अब आखिर में हमें इस बहुत ही बड़ी और रोमांचक मेगा अनबॉक्सिंग के बारे में विस्तार से बात करनी है, जो कि है डार्क मैजिशियन गर्ल की शानदार फिगर। लेकिन उससे ठीक पहले मैंने तुम सभी से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक असली कार्ड लाकर दिखाऊंगा, ताकि तुम ये बहुत अच्छे से देख सको कि ये कार्ड पीछे से वास्तव में कैसे दिखता है। इस पीस में जो इमिटेशन किया गया है, चलो कहें तो
ये काफी हद तक ठीक ठाक ही है क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल और सीधा साधा है। बस इस पर युगियोह और कोनामी का नाम लिखा हुआ है, जो कि जाहिर तौर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध वीडियो गेम कंपनी है। और अगर हम इसके आगे की तरफ देखें तो यह कार्ड काफी ज्यादा अच्छा और प्रभावशाली दिखता है। और यह स्लाइफर है, जो कि 3 प्राचीन मिस्र के शक्तिशाली देवताओं में से एक है, जिसकी एक बहुत ही भयंकर लड़ाई थी। वहीं मैंने कहा था, नहीं, अब तो मैंने इस स्क्रिप्ट के साथ सच में हद ही कर दी है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर तुम्हें यह सब कुछ अच्छे से याद है तो चलो हम थोड़ा सा अतीत को फिर से बहुत ही विस्तार से जीते हैं और उन पुरानी यादों को ताजा करते हैं। यहाँ मैं अब सच में कार्ड्स के साथ एक ड्यूल लड़ रहा था और जाहिर है कि जो जीतता वह स्लाइफर को ले जा सकता था। और वह हमेशा का रिवाइवल जंप निकालता है, जो करता यह था कि जब भी उसे हराया जाता तो सामने वाला एक पीस निकालता और उसे अपने डेक से कब्रिस्तान में भेज देता। तो वहां जो व्यक्ति था युगी का प्रतिद्वंदी, सच कहूं तो मुझे याद नहीं, क्योंकि वह कुछ ज़ॉम्बी जैसा था जिसे नियंत्रित किया जा रहा था। वह हार जाता है क्योंकि उसके डेक की सारी कार्ड्स खत्म हो जाती हैं। और यह नियमों में से एक है, या तो तुम अपने सारे जीवन अंक खो दो या अपनी सारी कार्ड्स खो दो और तुम्हारे पास कुछ न बचे तो तुम ड्यूल हार जाते हो। यहाँ स्लाइफर के साथ जो होता है वह यह है कि जब भी वहां एनीमे में कोई भी मॉन्स्टर समन किया जाता था तो वह अपने आप एक हमला करता था, और अगर वह उसे मार देता था तो वह कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड में चला जाता था। और यहाँ युगी ने रिवाइवल जंप को रिवाइवल जंप की ट्रैप कार्ड के साथ मिलाया, जिससे वह बार बार उसे जिंदा करता रहा, बार बार उसे जिंदा करता रहा। लेकिन अगर आप खुद जाकर रिवाइवल जैम को देखें तो असल में हर टोकन के लिए आपको अपनी जान, लाइफ पॉइंट्स खर्च करनी पड़ती थी। यानी हर बार जब आप रिवाइवल जैम का टोकन रखते थे तो आपको लाइफ पॉइंट्स देने पड़ते थे। तो अगर वह जबरदस्त मेगा स्क्रिप्ट की ताकत नहीं होती तो युगी हार जाता और कभी भी स्लाइफर उसके पास नहीं होता। खैर, वो युगी है, वो फराओ है, वो मास्टर है, इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि हर कोई अपनी खुद की नियम बना लेता है। और यहाँ पर तो चालबाजियां इतनी हो गई कि मैंने तो कह दिया कि अब तो हद हो गई। मैंने भी रिवाइवल जैम हासिल किया था और जब मुझे पता चला कि यामी ने जो किया वो असल में किया ही नहीं जा सकता तो मैं सच में बहुत उदास हो गया। खैर, अब वक्त है इस अनबॉक्सिंग के एक सबसे खास हिस्से के बारे में बात करने का, और मुझे पता है कि तुम भी अपने घर पर इसका इंतजार कर रहे थे। और हम बात कर रहे हैं डार्क मैजिशियन गर्ल की। युगी के मुख्य कार्ड्स में से एक था डार्क मैजिशियन, लेकिन जब उन्होंने उसकी सफलता देखी तो उन्होंने डार्क मैजिशियन गर्ल को भी पेश किया, जो काफी ज्यादा रंगीन और कहीं ज्यादा आकर्षक बनाई गई है, क्योंकि डार्क मैजिशियन पूरी तरह से ढका हुआ है। उसके पास भी ऐसा ही हेलमेट है, बस रंग अलग है, बैंगनी और नीला भी थोड़ा गहरा। लेकिन डार्क मैजिशियन गर्ल तो वाकई शानदार बन गई है। देखो, इसमें बेस भी आती है और इस बार इसे गुलाबी पारदर्शी रंग दिया गया है, और हमारे पास अब भी वही टेक्स्ट है शुएशा और कोनामी दोनों का, जो सच में काफी शानदार है। लेकिन यहाँ उसे उड़ता हुआ या हवा में लटकता हुआ दिखाने के लिए इसमें ये हिस्सा दिया गया है जो बेस से जुड़ता है, और किसी के पास ऐसा नहीं है ना। अगर आप यहाँ जादूगरनी को देखें तो देखेंगे कि वह अपना चेहरा ढक रही है, इसलिए हम अभी थोड़ा क्लोजअप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उसकी आंखें देख सकें। देखिए, मेगा ऑस्कुरा की इन बड़ी बड़ी आंखों को कितना सुंदर रंग दिया गया है, और उसके बालों में एक छोटा सा हरे रंग का डिटेल भी है। ये पेंटिंग का इकलौता डिटेल है जो मैंने देखा है, लेकिन सिर्फ इसी हिस्से में। और साथ ही उसका हेलमेट पूरी तरह से है, यहाँ भौहों के ऊपर से शुरू होकर उसके बालों के पीछे तक जाता है, और किसी के पास ऐसा नहीं है ना। अब उसके सारे बाल सुनहरे हैं और ऐसा लगता है जैसे वह हवा में है, जैसे वह उड़ रही है, जैसे वह हवा में लटके हुए हैं। उसकी गर्दन पर वह यहाँ गले में एक बंधा हुआ दिल पहनती है, और दोनों गालों पर अब गुलाबी रंग है, और किसी के पास ऐसा नहीं है ना। यहाँ उसकी बांह पर वह नीले रंग का एक रक्षक पहनती है जिसमें 2 रत्न लगे हैं, एक हाथ के पास और दूसरा यहाँ कोहनी के पास। उसके हाथ अब लगभग खुले हैं और इस हाथ में वह एक छोटा सा दंड पकड़े हुए है जो उस काले जादूगर के दंड से छोटा है। काला जादूगर का दंड तो सचमुच उसके कद जितना बड़ा था, जिससे हम देख सकते हैं कि वह किरदार वाकई में बहुत बहुत लंबा था, है ना। उसकी स्कर्ट दिखाई देती है, उसकी टांगें काफी लंबी और खुली हुई हैं, और ये बूट्स जो उसने पहने हैं उनमें वही नीला और गुलाबी रंग का मेल है जो उसके पूरे कपड़ों में दिखता है। यहाँ भी उसके इस तरफ की त्वचा काफी खुली हुई दिखती है, और पीछे की ओर भी, जैसे कि हम चाहते थे कि कार्ड्स हमेशा के लिए रहें, लेकिन वे केवल हमारे साथी यामी युगी और उसकी चालों के लिए ही हमेशा के लिए थीं, जो अचानक स्क्रिप्ट की ताकत से बाहर आ जाती थी। खैर, सच कहूँ तो यह पीस बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी खरीदारी है। अगर कर सको तो जरूर ले लो। यहाँ मैं तुम्हें मिनिएचर्स छोड़ रहा हूँ ताकि तुम गहराई से अब सच में पूरी तरह से देख सको कि डार्क मैजिशियन गर्ल चैनल डार्कोबरी में क्या है।
और अब हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं 4 अनबॉक्सिंग्स मेगा एपिक पॉपअप परेड की। सच में ये सभी बहुत ही शानदार हैं और अब समय है कि आप कमेंट्स में वोट करें कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे पता है कि आप में से कई लोग हमेशा मैज ऑस्कुरा के लिए वोट करना चाहेंगे और मैं आपको दोष नहीं देता। सच में ये इस अनबॉक्सिंग की सबसे शानदार पीस में से एक है, लेकिन आप स्लाइफर के लिए भी वोट कर सकते हैं। ये शक्तिशाली देवता जो सच में बेहद शानदार है। अगर आपको याद हो तो वहारा के बगल में ड्रैगन था, यारा के बगल में देवता था और ओबेलिस्क द टॉर्मेंटर भी था। इन 3 कार्ड्स में से आपके पास कौन सा है? मैं यहाँ अपना स्लाइफर दिखा रहा हूँ और मेरे पास ओबेलिस्क भी है। तुम्हारी यूगियो कार्ड्स के लिए मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि तुम्हारे पास ये फोल्डर्स होने चाहिए और इन फोल्डर्स के अंदर इन्हें कलेक्ट करने का यह तरीका होता है। किस लिए? ताकि तुम्हें कोई भी समस्या ना हो और तुम्हारा कार्ड भी खराब ना हो। खैर, कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। सच में सभी बहुत ही शानदार हैं और पॉप पॉप परेड तुम्हारी कलेक्शन के लिए एक बेहतरीन जोड़ हो सकता है। तो रोजाना हमारी सभी सोशल मीडिया पर आओ, जबरदस्त लाइक दो, मुझे पसंद करो, दिल से पसंद करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो ताकि हमारी कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी अनबॉक्सिंग तुमसे छूट ना जाए। और वहां आकर हमें कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें यह नई कंपनी कैसी लगी। सच कहूं तो मुझे ये बहुत बहुत शानदार लगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं और अनबॉक्सिंग करूं? मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास कोनोसुबा के भी हैं और डीमन स्लेयर के भी पॉप हैं। अगर तुम देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ। फिलहाल मैं अलविदा कहता हूं और तुम जानते हो, अलकुबुरी की तरफ से पीस आउट।